आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक और नई वीडियो के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटेस्ट मॉडल पेपर सेक्शन बी एंड सी इंक्लूडेड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये लेटेस्ट मॉडल पेपर मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था, मैंने हर क्वेश्चन का अलग अलग क्लिप बना के मैंने अपलोड किया। लेकिन इस वीडियो में आपके पास पूरा पेपर मौजूद है, उसका सलूशन मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए स्टे ट्यून एंड वॉच। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेहनत आपके लिए मेहनत कर दी कि मैंने पेपर यहाँ पर अटैच कर दिया, ताकि ना कि पहले आप गूगल में जाएं, फाइंड करें और उसके साथ मेरे सोल्यूशन के साथ टैली करें। तो इससे पहले कि आप ये मेहनत करें और आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, तो ये मेहनत मैंने आपके लिए कर ली है। तो देखें, अब स्क्रीन पर आपको ये पेपर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका पेपर है, लेटेस्ट मॉडल पेपर है। इसमें यहाँ पर क्या है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ईच पार्ट कैरीज 4 मार्क्स। यहाँ पर आपके पास हर एक क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट के साथ ऑप्शंस मौजूद हैं कि और वाला ऑप्शंस, इधर तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करें, इधर या नीचे वाला। अब जैसे पार्ट 1 है, 2 ऑप्शंस है, पार्ट 2 है, 2 ऑप्शंस है, पार्ट 3 है, 2 ऑप्शंस है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं ये डिस्कस पेपर इसलिए कर रही हूँ ताकि पेपर वाले दिन आपको मसला ना हो और आप मेरी वीडियो से यह फ़ायदा उठाएं और आपको समझ आ जाए कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब अगली तरफ हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ये आपका पहला पार्ट, जो पहला ऑप्शन है ना, ये अगर क्वेश्चन नंबर जैसे चैप्टर 5 से आया है, तो दूसरा भी चैप्टर 5 से आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 में पहला जो है आपके पास ऑप्शन चैप्टर 6 का है, तो दूसरा भी चैप्टर 6 का है। फिर 6 क्वेश्चन है आपका पार्ट, उसमें भी आपके पास क्या है कि अगर पहला ऑप्शन आपका चैप्टर 7 से, दूसरा भी चैप्टर 7 से, आपके पास फ़ायदा ये हो गया कि पहले आपके पास 14 आते थे, आपने 9 अटैम्प्ट करने होते, अब आपके पास 9 है, टोटल 18 पार्ट्स हो गए इसका मतलब, क्योंकि और का ऑप्शन है ना, तो आपने उसमें से 9 अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास 8 पार्ट है, 7 पार्ट है, 7 पार्ट में भी और का ऑप्शन है, 8 है, 8 का भी और ऑप्शन है, 9 है, उसका भी और ऑप्शन है। मींस कि आपने इनमें से एक ऑप्शन में से एक अटेम्प्ट करना है, दूसरे में भी ऑप्शन। इस तरह आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं। इवन आपके पास चैप्टर की चॉइसेस भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब आपके पास एक पार्ट जो है ना, 2 ऑप्शंस का एक चैप्टर से आ रहा है, तो ये तो बहुत इजी है आपके लिए कि अगर आपको कोई चैप्टर अच्छा नहीं भी आता, तो आपको उसको एक्सक्लूड करें और जो अच्छा आता है उसको इंक्लूड करके उसकी अच्छी तैयारी करें, ताकि आप कोई भी पार्ट अटैम्प्ट करें तो आपको ईजीली आ सके। तो अब जैसे सेक्शन सी है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको ऑप्शंस के साथ आया है, ठीक है। पहली बात। सेकंड, यहाँ पर ये बात है कि पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आते थे, उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते थे। यहाँ पर आपके पास और का ऑप्शन है, वो इस और के ऑप्शन में आपने एक अटैम्प्ट करना है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपने 4 में भी ऐसे ही किया और 5 में भी ऐसे। तो यहाँ पर आपके पास थ्योरम है, थ्योरम का जो लास्ट क्वेश्चन है वो थ्योरम में आता है, उससे पहले कोमेंडेंडो डिवाइडेंडो है, ठीक है, उससे पहले आपके पास फ्रैक्शन है। तो ये बहुत सिंपल है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आगे सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और हमारी जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारा ये पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ हुआ है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसका कॉन्सेप्ट में दिया है। अब ये यहाँ पर आपके पास सॉल्व द इक्वेशन है, आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और कैसे करनी है, यहाँ पर स्पेसिफिक आपके पास मेथड मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है ना, आप उसी मेथड को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ज़्यादा इजी लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या इजी लगता है। फ़िलहाल मैंने यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और मैंने इसको सॉल्व कर लिया और आंसर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं था कि आपने कौन सा मेथड, बाय कंप्लीटिंग, बाय फैक्टराइजेशन, तो कोई मेंशन नहीं था, मैंने यूजिंग क्वाड्रेटिक कर लिया। अब इस तरह अगला ऑप्शन देखें तो वो भी सॉल्व द इक्वेशन है, यूनिट 1 है, एक्सरसाइज 1.3 से आया है और ये हिंट है, ठीक है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है आपके पास, लेकिन हिंट मैंने ज़रूर दे दी कि वहाँ से आया। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड मौजूद ही नहीं है कि उन्होंने बताया हो कि हमने इस मेथड से करना है। तो अगेन मैं वही बात करूँगी, मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसान लगता है, इट्स रियली
बहुत इजी है, तो मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए इसका सोल्यूशन सेट का आंसर निकाल लिया। तो मेरे लिए आसान ये थी कि मैंने थोड़ा सा इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो इसमें मैंने उसके बाद इसका सोल्यूशन सेट निकाल लिया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 9 माइनस 11। सिंपल, ये आपका आंसर है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ना तो हमें बताया था कि यूज्ड कंप्लीटिंग हमने स्क्वायर करना था, या हमने फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करनी थी, या क्वाड्रेटिक। कोई भी नहीं बताया था मैंने क्वाड्रेटिक। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी मेथड अगर नहीं मेंशन तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से हमारे पास जो गलतियों के चांसेस होते हैं ना वो कम होते हैं और आंसर भी सही निकल आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ये जो यूनिट 2 से एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये वाला पार्ट बिलीव करें इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने 2023 का भी पेपर अपलोड किया, 2022 का भी पेपर अपलोड किया, 2019 का भी। उसके हर या इवनिंग में या मॉर्निंग में वो रिपीट हो रहा है। आपके पास इक्वेशन है, इसको पहले फैक्टराइज करें, उसके अंदर सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, उसके बाद आपने कंपेयर करना है और फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालेंगे अगर वो इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रूट है वो इक्वल है। सिंपल, क्योंकि हमने यही निकालना था, हमने शो ही यही करना था कि जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपने लिखना है सो रूट्स आर इक्वल, दैट्स इट। अगले हम पार्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। वो हमारा क्या है, यूनिट 2 से एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क वहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर थीटा है, वहाँ बीटा है, यहाँ गैमा है। आपके पास इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इसमें से आपने बी ए सी की वैल्यू निकाल लेनी। जब निकाल के तो इसमें सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये पेज नंबर 32 पे इसके फॉर्मूले हैं, वो आप देख सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं ताकि आपको जहन में रहे कि आपके पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है। जब आपने इनको अप्लाई किया और सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, उसको हमने कह दिया एस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दिया, उसको कह दिया हमने पी। तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी वो थी हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस बी। तो इसमें आपने क्या करना है, एस और वाई की वैल्यू, एस और पी की वैल्यू पुट करके आपने एक इक्वेशन बना ली थी और वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। दैट्स इट, सिंपल। इसमें और कुछ नहीं करना, फ़र्क यही था, वहाँ अल्फ़ा बीटा मैं अगेन बता रही हूँ और यहाँ थीटा गैमा है। ठीक है, सेम टू सेम वही मेथड है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क ही नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये आपका यूनिट 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है। यहाँ पर आपके पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, तो इसका मतलब P इजिकल टू क्यू के होगा। इसमें K हमारे पास P ओवर Q हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें P और Q की वैल्यू पुट करके पहले K निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ P मालूम करने के लिए Q इजिकल टू 8 रख के आपने P इजिकल टू 24 वैल्यू निकाल लेनी है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है ए रेशो बी इजिकल टू सी रेशो डी इजिकल टू ई रेशो एफ। आपने फिर शो डैट करना है जो आपके सामने है। उसके बाद आपने लेट कर लेना है। इसी रेशो को आपने फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करके Z2 इज इक्वल टू के बराबर रखते हैं। उसमें ये फ़ायदा है कि उसके बाद आपके पास क्या होगा कि ए की वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू निकल आएगी। जब ए सी ई की वैल्यू निकल आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने उसका आंसर निकालना है। आपके पास आंसर आ जाता है 1/k। आपके पास जब लेफ्ट हैंड साइड 1/k आ जाएगा तो आपने फिर राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड लेके आपने ए सी और ई की वैल्यू पुट करनी है। ए सी ई की वैल्यू पुट की तो आपके पास 1/k³ होल क्यूब आ जाता है, स्क्वायर रूट होल क्यूब। ठीक है, तो वो क्यूब से कट जाएगा तो 1/k आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड 1/k आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 1/k था तो राइट हैंड साइड भी 1/k आ गया, सेम आंसर आ गया। तो हमारे पास ये प्रूफ्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर करके इतना आसान अब आप लोगों के लिए हो गया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर नहीं शुरू किए, शॉर्ट पेपर नहीं शुरू किए तो आप कर लें, आपके लिए बहुत बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप अब जो है ना बुक्स को छोड़ दें और मॉडल पेपर और तो आप जो है ना अपनी तैयारी शुरू कर लें शॉर्ट पेपर से। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये यूनिट 5 से है, सेट्स का आपका चैप्टर है, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल का बी डैश। तो आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल डैश निकालेंगे, जो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी से निकलेगा। राइट हैंड साइड आपके पास ए डैश यूनियन बी डैश है, तो पहले ए डैश निकालना है, यू माइनस ए जो कि आपने यू की वैल्यू रख के ए की वैल्यू रख के निकाल लेना। उसके बाद आपने बी डैश निकालना है, यू माइनस बी, तो आपके पास बी। अब फिर उस कंबाइन करके ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया सेट, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। सेकंड जो उसकी ऑप्शन है वो भी आपका सेम चैप्टर से है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डोमेन एंड रेंज और रिलेशन आर निकालना है। तो मैंने पहले रिलेशन आर निकाल लिया, उसके बाद मैंने डोमेन एंड रेंज निकाल लिया। तो कोई फ़र्क नहीं होता, आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सेट्स बनाया है ना सेकंड वाले लाइन में, तो अगर वो आपने बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, वो मैंने अपनी ईजी के लिए बनाया, ठीक है। आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। पार्ट 5 में आप क्या कर रहे हैं, पार्ट 5 में यहाँ पर हमारे पास चैप्टर यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ से आया है। 6.2 है, उसमें हिंट है, मैंने आपको बता दिया ये हिंट है, क्योंकि एज इट इज़ ये ना डाटा नहीं आता, ये चेंज ही आता है। यहाँ पर आपके पास स्कोर गिवन है, आपने क्या करना है, स्कोर का मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। तो मीन का आपका फॉर्मूला जो होता है वो एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन होता है। तो आपने क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू 19 ओवर 10 इज इक्वल टू 1.9। तो आपके पास एक्स बार जो आ गया 1.9 आ गया। उसके बाद आपने मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने रीअरेंज कर लेना है डाटा। मैं फिर बता रही हूँ, मीडियन मालूम करने के लिए हम सबसे पहले रीअरेंज करते हैं डाटा को। जब आपने रीअरेंज करके उसके बाद आपने फार्मूला पुट करना है, फार्मूला लगाना है, फार्मूले के बाद आपने मीडियन निकाल लेना है 2। अब यहाँ पर मोड क्या है, मोड ये है कि जो आपके डाटा के अंदर जो भी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो आपका मोड है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आती है, नहीं, दो एक से बढ़ के भी आ सकती है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर 3 है, एक ही रिपीट हो रही है ज़्यादा, तो इस वजह से हमने लिख लिया। अब अगला भी यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकालना है। यहाँ पे आपको सैलरीज गिवन है 7 एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, वो आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्स बार निकालना है। एक्स बार मैंने नीचे निकाला हुआ है वो क्योंकि वन टाइम निकलना था, और एक ही एक्स बार की जो वैल्यू है वो फिक्स ही रहनी है, और आपने एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस करते करते आपने वो कॉलम बना लेना, उसी का स्क्वायर, उसी कॉलम का स्क्वायर लेके अगले कॉलम में आपने इसका स्क्वायर लिख देना। उसके बाद प्लस करके आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ओके, रिमेंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो मैंने इसलिए पहले वेरिएंस निकाल लिया। जब मेरे पास वेरिएंस निकल आया तो मैंने उसी का स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, ठीक है। आज जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस निकला था 7376061.2.24, उसी का आपने ले लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखें, टाइपिंग की है मैंने, टाइपिंग में मिस्टेक होती है, हो सकती है। अगर आपको मेरी कहीं भी मिस्टेक नज़र आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताएं, ताकि मैं वो जाके सही कर लूँ, और अगला बच्चा कोई देखे तो वो गलत ना सीखे और ना ही वो करे। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बल्क में जब टाइपिंग मैंने करनी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। अगर मैं रिटर्न में करूँ तो वो इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती, लेकिन टाइपिंग में हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। अगला आपके पास पार्ट 6 आता है। पार्ट 6 ये यूनिट 7 है, एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है, पेज नंबर 162। ये इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा लेस देन 0 फाइंड वैल्यूज ऑफ secant थीटा एंड cosecant थीटा एंड शो डैट। सबसे पहले आपने secant थीटा की वैल्यू निकालनी है, cosecant थीटा की। उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपको चाहिए, आपने हेल्प लेनी है पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है, जहाँ पर आपके पास r आ जाएगा। जब आपके पास r आ जाएगा तो x आपको पता है हमारे पास 3 है, y हमारे पास 4 है, ठीक है। तो आपके पास सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास सीकेंट थीटा जो मौजूद है वो है -r/x, ठीक है। कोसिकेंट -r/y, आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी और निकल आना। उसके बाद आपके पास शो डैट था। शो डैट आपने क्या करना है, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट। तो कॉट आपके पास x/y है, कोसिकेंट आपके पास -r/y है, ठीक है।
तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही हमने प्रूव करना था। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जब तक लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगा तो हम जो है ना प्रूव नहीं कर सकते। तो आपके सामने ये प्रूव्ड हो गया। तो ये सिंपल सा था, आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था। जाहिर सी बात है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही इंसान जो है ना परफेक्ट रहता है। तो मैं अब ये अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला ऑप्शन जो है वो भी यूनिट 7 से एक्सरसाइज 7.4 है। आपने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आपने चेंज किया कोस थीटा ओवर साइन थीटा पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे एलसीएम ले लिया। जब आपने एलसीएम लिया तो वो इजिकल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 आ गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा वो नीचे कट गया आप इसमें, तो 1 ओवर साइन थीटा रह गया। तो 1 ओवर साइन थीटा कोसेकेंट थीटा हुआ। तो आपके पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में हमारे पास ये आया है यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का, ये वहाँ से आया है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर थ्योरम्स के ज़रिए आपने MPQ की वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो जो आपके सामने मैंने लिख दी है अकॉर्डिंग टू फिगर PQR, हमारे पास cos 45 डिग्री अवर RS अवर PR। अब यहाँ पर मैंने 45 डिग्री कैसे आया, क्योंकि हमें गिवन 135 था। तो 135 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का आपके सामने मैंने एंगल बनाया, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 45 डिग्री आ गया और थ्योरम के ज़रिए हमने वैल्यू मालूम कर ली। अगला हमारे पास ऑप्शन में थ्योरम आता है। थ्योरम ये आपका भी यूनिट 8 एग्जाम्पल पेज नंबर 173 है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एज अ थ्योरम इन्होंने प्रूव किया हुआ है। ये थ्योरम नहीं है, ये एग्जाम्पल है। मैं फिर आपको बताती चलूँ, ये आपकी एग्जाम्पल है, थ्योरम नहीं है, ठीक है। तो आपने ये एज अ थ्योरम प्रूव करना है। तो मैंने इसी वजह से आपकी बुक की पिक्चर ली और इस पर अपलोड कर दी, ताकि आपको पता हो ये आपके बुक का ही है। तो सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने इसमें थ्योरम ही प्रूव करना है। तो वो आपने देख लें, उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी थ्रू डायग्राम से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट 9। तो पार्ट 9 में हमारे पास जो आ गया है वो है प्रूव डैट इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एज इट्स आउटर एंड पॉइंट, इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो ये यूनिट 10 है, थ्योरम 1 है, पेज नंबर 190 है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, ये थ्योरम है, थ्योरम प्रूफ करना है। मुझे लगता है ये इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा वंस इफ़ यू अंडरस्टैंड द थ्योरम देन यू डोंट हैव एनी इशू टू सॉल्व योर थ्योरम इन द एग्ज़ाम। यहाँ पर जो है ना, ये मैं एक बात अपनी देसी बात में कहूँगी कि रट्टा मार लें, इसको रट्टे के अलावा और कुछ नहीं समझा सकते। क्योंकि थ्योरम अगर हम ये कहें कि हम समझ के कर लें, समझा जाता है, ऐसा नहीं कि समझा नहीं जाता, लेकिन ये रट्टा है पूरा थ्योरम, ठीक है। तो इन थ्योरम्स को रट्टे मार लें, यही आपके लिए बेस्ट है। तो अगला ऑप्शन जो हमारे पास, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल ABC विद साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 4 एंड मैयर्स रेडियस। अच्छा, ये यूनिट नंबर 13 है आपका, एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 2028। उसमें एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम है लेकिन वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने डायग्राम विद जो है ना इस्तेमाल करते हुए कंपस के आपने बनाना है, और जो आपने आर्क लगाना है और लाइंस ड्रॉ करती रहना, साथ साथ उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते रहें, ठीक है। सिंपल क्या करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि जहाँ जहाँ आप आर्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जो भी कुछ कर रहे हैं, वो आपका साइड पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे, ठीक है। और फिर एंड पे उन्होंने कहा था आल्सो मैयर इज रेडियस। तो जो आपका रेडियस होता है ना, मैं वो आपको बताती चलूँ कि जो आपका मिड पॉइंट है ना O, उस O के साथ जितने भी एंगल जुड़े हुए हैं, जितने भी एंगल जुड़ रहे हैं, उनके आप उनको जो है ना वो फाइंड कर लें, क्या नाम है, उनकी वैल्यू, और वो यहाँ पर लिख लें। सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सेक्शन C शुरू हो गया। अब आपका सेक्शन B कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 9 थे टोटल। अब सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर सिंपल ये, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, सो इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच आर इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ
ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐसा करना है कि ये सबसे पहले लेट कर लेना है x फिर y, उसके बाद आपने एरिया मालूम करना है और फिर गिवन कंडीशन के ज़रिए आपने विद x+4 और लेंथ y+4, उसके बाद न्यू रेक्टेंगल बनाना है, उसमें बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। जब आप बैक फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देंगे तो x + y = 14 आ जाएगा। उसमें से सबसे पहले आपने y की वैल्यू निकालनी है, उस y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 2 में। जब आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। इस x को अगेन आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने जब y की वैल्यू निकाली तो हमारे पास वेरिएबल x था, तो आपको पता है कि जब y और x की वैल्यू निकलती है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कोई वेरिएबल साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने x की वैल्यू को अगेन पुट किया और y की वैल्यू निकाली, और यहाँ पर ये बता दिया कि अगर हमारा विथ 6 सेंटीमीटर है तो लेंथ 8 होगा, विथ 8 है तो लेंथ 6 है। ठीक है, क्योंकि हमें खुद भी कंफर्म नहीं, क्योंकि दो वैल्यूज़ निकल आई, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, हमारा अगले ऑप्शन में कौन सा है? पार्शियल फ्रैक्शन। ये यूनिट 4 है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, पेज नंबर 80। अब आपने यहाँ पर सिंपल पहले लेट कर लेना है, लेट करने के बाद आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स करनी है। जब आपने कर ली तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x² = AB होल x² + BC × x + AC, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है कि सबसे पहले x की वैल्यू पुट करनी 1, और जब 1 पुट कर ली तो a = 1/2 बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है x² x इन इक्वेशन 2 से। यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया, लेकिन ये 2 है। ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जब कंपेयरिंग कर लिए तो a की वैल्यू निकाली, फिर b की, फिर c की, और इन्हीं a b c की वैल्यू निकालते हुए आपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है। और रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन जो आपके पीछे था ना, उसमें आपने a और b और c की वैल्यू पुट करके उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके उसके बाद आपने वैल्यू निकाल लेनी आंसर। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैंने गलती से इक्वेशन 2 लिखना था, लेकिन इक्वेशन 1 था, वो आप ठीक कर लें, जो आपके पिछले स्क्रीन पे आया था। ठीक है, वो आप ठीक कर लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो कि यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन 1 है, लेकिन एक इक्वेशन 1 है और नीचे वाली इक्वेशन 2 है आपकी। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है आपने क्या है, यूजिंग थ्योरम बाय ऑफ कमेंडेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी बुक से आया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 63 क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट है। ठीक है, तो आप ये देख लें, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इजी है। x हमें गिवन है = 12 AB और a - b, तो इसमें से आपने यहाँ पर x यहाँ पे अलग कर देना है, गुमानेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम निकालते हुए इसका आंसर निकाल लेना है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब हम और के ऑप्शन पे चलते हैं। तो आपके पास ये अगेन वही यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, ये दोनों क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन से आया। ये भी कमेंडेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो इस्तेमाल हुई है वो थ्योरम था, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें फ़र्क ये वो थ्योरम से है, ये प्रॉपर्टी से है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, पार्ट्स डिफरेंट है, एक्सरसाइज भी सेम है और यूनिट भी सेम है। तो आपने यहाँ करना है कमेंडेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाता है, सोल्यूशन सेट आपका 7 है, डेट सीट ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये थ्योरम है, यूनिट 11 का थ्योरम है, 1 पेज नंबर 203 आपकी बुक का ये पेज नंबर मैंने मैंशन किया है, जो कि थ्योरम 1 है, यूनिट 11 है। यहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है, डैट इफ़ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग चॉर्ड्स आर इक्वल। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने इक्वल जो आपके हैं चॉर्ड जो कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल हों, तो आपने ये प्रूव करना है। तो आपके सामने है, ये मैंने सेम टू सेम स्नैप लेके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि आपके लिए इजी हो और सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। रट्टा मार लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर हो जाएगा। उसके अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमारा अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर हमारे पास इन पैरेललोग्राम है, ABCD आपके सामने तस्वीर बनी हुई है। इसमें आपने प्रूफ क्या करना है, AC² + BD का होल स्क्वायर = 2AB होल स्क्वायर + BC होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने दो जो है ना थ्योरम लेने हैं, 1 और 2, इन दोनों थ्योरम को ऐड कर लेना। जब ऐड करेंगे तो आपके पास एक और नया थ्योरम आ जाएगा। जब एक और नया थ्योरम आ गया तो आपने उसी इन पैरेलल ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, आपको ये बताना है कि ये ऑपोजिट साइड जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। सो AB = DC, AD = BC एंड BF = CE। तो इन्हीं की सारी की वैल्यूज़ रख देनी है और उसके बाद इसको प्रूव कर देना जब आप इनको प्लस करेंगे।
तो आपके पास वही प्रूफ थ्योरम आ जाएगा जो आपने प्रूव करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा और मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक पूरी वीडियो मर्ज कर दी है। पहले तो मैंने पार्ट्स पे ये अपलोड की थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर लें। फिर मैंने एक पूरा अगेन पेपर सॉल्व करके एक वीडियो में मर्ज कर ली, ताकि आपको ईजी रहे। वीडियो के आगाज़ करने से पहले मैंने पेपर भी अपलोड कर दिया था, ताकि आपको आसानी रहे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो कमेंट एंड लाइक एंड शेयर कर दें। फ़ी मानुल्लाह।